अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान जिसने कि अपनी प्रशासनिक नीतियों और अपनी ताकत से इतिहास में गहरी छाप छोड़ी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में आई? क्या उसने अपनी कोई वसीयत छोड़ी थी या उसके उत्तराधिकारी इतने सक्षम थे? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा और इस दौरान दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के अंतर्गत कौन-कौन सी घटनाएं घटी थी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो है अलाउद्दीन खिलजी का वसीयतनामा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो चलिए, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, और शुरू करते हैं अपने इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात एक वसीयतनामा जो है प्रस्तुत किया गया। एक वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया, और ये वसीयतनामा किसने प्रस्तुत किया था? मलिक काफूर ने। मलिक काफूर मलिक काफूर ने ये वसीयतनामा जो है प्रस्तुत किया। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के बहुत नजदीक था, और या ये वसीयतनामा नकली था, और या फिर ये वसीयतनामा असली था, या फिर ये वसीयतनामा अलाउद्दीन खिलजी पर जो है दबाव डालकर बनवाया गया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है इतिहास में कि जो मलिक काफूर है उसने एक वसीयतनामा प्रस्तुत किया अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात, और ऐसा माना जाता है कि ये वसीयतनामा या नकली था या असली था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी पे दबाव डालकर जो है लिखवाया गया था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वसीयतनामा, ठीक है, वसीयतनामा के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र खिज्र खां, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा पुत्र था, बड़ा पुत्र। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वसीयतनामा, यानी वसीयतनामा के अनुसार जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका एक पुत्र जिसका नाम था खिज्र खां, वो अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा पुत्र था। उसे जो है सत्ता से वंचित कर दिया गया, सत्ता से वंचित कर दिया गया। ठीक है, यानी उसे अलाउद्दीन की जो प्रॉपर्टी है, अलाउद्दीन का जो वसीयत है, उससे उससे अलग कर दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार से अलाउद्दीन के एक अन्य पुत्र जिसका नाम था साल्दी खां, साल्दी खां। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे पुत्र जिसका नाम था मुबारक। ठीक है, जिसे बंदी बना लिया गया, और उसे बंदी कहाँ पे बनाया था? हजार सुतून के किले में। हजार सुतून के किले में इसे बंदी बनाया गया। सुतून का अर्थ होता है स्तंभ, यानी कि 1000 स्तंभों वाला जो महल है उसमें जो है उसके किले में उसे बंदी बना लिया गया था। इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी के एक अन्य पुत्र जिसका नाम था शिहाबुद्दीन,
दीन, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का नाबालिग पुत्र था, नाबालिग पुत्र, ठीक है, अल्पायु पुत्र था जिसकी उम्र 18 नहीं थी, नाबालिग पुत्र था, तो उसे जो है गद्दी पे बिठाया गया। गद्दी पर बिठाया, उसे गद्दी पर किसने बिठाया था? मलिक काफूर ने, मलिक काफूर। और जब तक वह बालिग नहीं होता तो उसका संरक्षक जो है किसने किया? मलिक काफूर ने, ठीक है, संरक्षक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उसकी मृत्यु के पश्चात जो है मलिक काफूर ने एक वसीयतनामा पेश किया था और उस वसीयतनामे के अकॉर्डिंग जो है खिज्र खां जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा पुत्र था उसे सत्ता से वंचित कर दिया, यानी कि बेदखल कर दिया गया था प्रॉपर्टी से। इसके अलावा सालदी खां, ठीक है, तो खिज्र खां और सालदी खां इन दोनों को मलिक काफूर ने अंधा करवा दिया, ठीक है, अंधा करवा दिया, यानी कि इनकी दोनों आंखें जो है निकलवा दी, ठीक है। किसने निकलवाई थी? मलिक काफूर ने। मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बहुत नजदीक था, ठीक है, उसने इन दोनों पुत्रों की यानी खिज्र खां और सालदी खां की आंखें निकलवा दी। इसके बाद जो तीसरा पुत्र था मुबारक, उसे जो है किले में बंदी बना दिया गया था। हजार स्तूल के जो किला था उसमें उसे बंदी बनाया गया। और जो यहाँ पर चौथे पुत्र की बात की हुई है शिहाबुद्दीन, वो एक नाबालिग पुत्र था, उसकी एज अभी 18 नहीं थी, ठीक है, तो उसे जो है गद्दी पर बिठाया गया था, यानी कि जो गद्दी के अभी काबिल नहीं है, ठीक है, उसे गद्दी पे बिठाया गया मलिक काफूर ने। और ये एक सोची समझी साजिश थी। जो मलिक काफूर था, जब तक वह उसकी उम्र 18 साल की नहीं होती शिहाबुद्दीन की, मलिक काफूर उसका जो है उसने उसका संरक्षक किया, ठीक है। तो आपको इतना समझ आया होगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी मृत्यु के पश्चात उसके जो पुत्र हैं उन्हें किस प्रकार से उनकी वसीयतनामा के अकॉर्डिंग जो है रखा गया था। आगे पढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है मलिक काफूर उसने 35 दिन तक राज्य किया, क्योंकि अभी तो शिहाबुद्दीन नाबालिग है, तब तक जो है मलिक काफूर ही उसका संरक्षक है। मलिक काफूर ने जो है वांगडोर शासन की अपने हाथों में ले ली और लगभग उसने जो है 35 दिनों तक राज्य किया था। मलिक काफूर ने 35 दिनों तक राज्य किया और 35 दिनों के राज्य के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। जो मलिक काफूर था उसके शासन का अंत हो गया, मलिक काफूर का अंत हो गया 35 दिनों तक राज्य करने के पश्चात, ठीक है। और इसके पश्चात अब जो है दिल्ली की जो गद्दी है उस पर शिहाबुद्दीन तो है, लेकिन वो एक नाबालिग पुत्र है, राज्य को ठीक ढंग से नहीं चला सकता। तो ऐसी कंडीशन में जो है राज्य पर जो मुबारक था, अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था मुबारक, जिसे हजार स्टोन के किले में बंदी बनाया गया था। तो मुबारक को, क्योंकि यहाँ पर जो दो पुत्र हैं खिजर खां और सालदी खां, वो तो पहले ही अंधे हैं, उनकी आंखें निकलवा दी गई हैं, ठीक है, तो उन्हें तो गद्दी पे नहीं बिठा सकते, इसलिए जो मुबारक था उसे रिहा करवाया गया, यानी उसे जो है किले में पहले बंदी बनाया गया था, तो उसे किले से रिहा करवाया गया और उसके बाद जो है मुबारक को जो है शिहाबुद्दीन का संरक्षक नियुक्त किया गया, ठीक है। मलिक काफूर की मृत्यु के पश्चात मुबारक को आजाद किया, ठीक है, आजाद किया और शिहाबुद्दीन
का संरक्षक शिहाबुद्दीन का संरक्षक नियुक्त किया गया। ठीक है, तो मलिक काफूर की यहाँ पर मृत्यु हो गई और उसके पश्चात मुबारक को आजाद किया गया और शिहाबुद्दीन का जो संरक्षक है नियुक्त किया गया था। इसके पश्चात जो है अब जो है मलिक काफूर की मृत्यु के पश्चात जो है मुबारक को आजाद किया गया और शिहाबुद्दीन का संरक्षक नियुक्त किया गया था। पहले जो है शिहाबुद्दीन का संरक्षक कौन था? मलिक काफूर। लेकिन जब उसकी मृत्यु होगी तो उसके पश्चात जो है शिहाबुद्दीन के स्थान पे उसके जो अन्य भाई है जिसका नाम है मुबारक, उसे आजाद कर दिया किले से और उसे उसका नियुक्त संरक्षक जो है नियुक्त किया गया था। इसके बाद जो मुबारक है उसने भी जो है 64 दिनों के पश्चात, लगभग 64 दिनों के पश्चात 64 दिनों के पश्चात शिहाबुद्दीन की हत्या कर दी। और गद्दी पर बैठा। और इतिहास में वह मुबारक शाह खिलजी के नाम से जाना गया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात जो है उसके उत्तराधिकारी कौन हुए थे? उसका कौन सा पुत्र जो है उसकी जिस स्थान पर गद्दी पे बैठा था, क्या वह गद्दी के लायक था और क्या वह इतना सक्षम था अलाउद्दीन खिलजी की तरह? जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी थी, इसी प्रकार से क्या उसके पुत्रों ने इसी प्रकार से अपनी छाप छोड़ी थी? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी मृत्यु के पश्चात एक वसीयतनामा जो है प्रस्तुत किया गया था और जो वो वसीयतनामा था वो किसने प्रस्तुत किया था? मलिक काफूर ने। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के बहुत ही ज्यादा नजदीक था। ठीक है, और ये जो वसीयतनामा था इसे या तो ये नकली था या फिर ये असली था या फिर ऐसा माना जाता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी पर दबाव डालकर बनवाया गया था। ठीक है, तो इसके ये भी जो है नतीजे हो सकते हैं। मलिक काफूर ने ये वसीयतनामा पेश किया था और इस वसीयतनामे के अकॉर्डिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पिता की प्रॉपर्टी होती है उसमें जो है बच्चों को अपना अपना अधिकार दिया जाता है, हिस्सा दिया जाता है, लेकिन ये वसीयतनामा कुछ अलग ही था। ठीक है, तो ये जो वसीयतनामा था यह बहुत ही डिफरेंट तरीके का वसीयतनामा था और जो कि इतिहास में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई वसीयतनामा आज तक बना होगा। इस वसीयतनामे के अकॉर्डिंग क्या था कि जो अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा पुत्र था जिसका नाम था खिज्र खां, उसे सत्ता से वंचित कर दिया गया था, उसे बेदखल कर दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी की प्रॉपर्टी से। ठीक है, उसके बाद जो सालदी खां था वो भी अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र था। उसके बाद मुबारक खिलजी जो तीसरे नंबर का पुत्र था जिसे हजार सुकून के किले में बंदी बनाया गया था। शिहाबुद्दीन जो कि अलाउद्दीन खिलजी का नाबालिग पुत्र था उसे गद्दी पे बिठाया गया और उसे गद्दी पे किसने बिठाया था? मलिक काफूर ने, जिसने की जो है वसीयतनामा पेश किया था। मलिक काफूर जो है शिहाबुद्दीन का संरक्षक बना क्योंकि वह नाबालिग पुत्र था, जब तक उसकी उम्र 18 नहीं होती तब तक उसका जो संरक्षक है मलिक काफूर था। ठीक है, और यहाँ पर जो मलिक काफूर था उसने अलाउद्दीन खिलजी के दो पुत्र खिज्र खां और सालदी खां की जो है आंखें निकलवा दी, उन्हें अंधा कर दिया। ठीक है, और तो यहाँ पर जो मलिक काफूर है उसने लगभग जो है 35 दिनों तक राज्य किया और 35 दिनों के पश्चात उसने जो है उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो है उसकी मृत्यु के पश्चात जो शिहाबुद्दीन है वो तो एक नाबालिग पुत्र था, यानी उसकी उम्र 18 नहीं थी, तो वो राज्य प्रबंध तो चला नहीं सकता था लेकिन सिर्फ गद्दी पे बैठ सकता था। तब तक उसके संरक्षण के लिए कोई तो चाहिए था। पहले मलिक काफूर था लेकिन मलिक काफूर की 35 दिनों के पश्चात मृत्यु हो गई थी और इसके बाद मलिक काफूर के बाद जो है जो उसका एक अन्य भाई था मुबारक, उसे जो है किले से बंदी बनाया गया था किले में, लेकिन उसे अब आजाद कर दिया गया और उसे शिहाबुद्दीन का संरक्षक नियुक्त किया गया था। अब शिहाबुद्दीन ने सोचा कि अब जो मुबारक है उसने सोचा कि वह तो शिहाबुद्दीन से बड़ा है, ठीक है, शिहाबुद्दीन से उससे छोटा है, तो इसीलिए मुबारक ने सोचा कि क्यों ना वही गद्दी पे बैठ जाए। तो जो मुबारक है उसने जो है 64 दिनों के पश्चात शिहाबुद्दीन की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, और इतिहास में जो है वह मुबारक शाह खिलजी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से जो नेक्स्ट शासक है वो मुबारक शाह खिलजी है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात जो है गद्दी पे बैठा था, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जो है डिस्कस
करेंगे। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि मैं अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय अभियान है उस पे एक अलग से टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो किसी कारणवश वो मैंने जो वीडियो अभी नहीं बनाई, लेकिन मैं वो वीडियो आपको जरूर जल्द ही बनाकर आपके सामने पेश करूंगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।